Welcome friends to my JK Story channel. Story Super Warrior विराट एपिसोड 11 मोक्ष की हेल्प। विराट तो अपनी मस्ती में मस्त उस घने जंगल में आगे ही बढ़े जा रहा था। विराट का उस जंगल में कोई पीछा कर रहा था। विराट को पता तो लग गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर उसकी इंस्टिंक्ट एबिलिटी ने उसे कोई खतरे की फीलिंग नहीं होने दी थी, इसलिए विराट टेंशन फ्री था। विराट एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब वो लड़का जो उसका पीछा कर रहा था, उसने सामने आकर कहा, दोस्त तुम्हें डर कर ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारा पीछा इसलिए कर रहा था कि कहीं तुम रास्ता तो नहीं भटक गए। विराट ने उस लड़के से कहा, तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। उस लड़के ने कहा, मित्र तुम्हें तो मेरी जरूरत नहीं है, पर मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। विराट ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। उस लड़के ने कहा, मैंने तुम्हें उन लड़कियों की हेल्प करते देखा है। मैं भी बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते? विराट ने कहा, क्या है तुम्हारी परेशानी? उस लड़के ने कहा, अगर आज शाम तक मैंने एक बीस्ट भी नहीं मारा तो मुझे इस मिलिट्री कैंपस से जाना पड़ेगा। विराट ने पूछा, ऐसा क्यों? विराट ने कहा, क्योंकि मैंने पिछले 1 साल से कोई भी बीस्ट नहीं मारा है और जिसकी वजह से मेरे एबिलिटी पॉइंट्स में कोई इजाफा नहीं हुआ है। मेरे साथ के कब का ये मिलिट्री कैंपस छोड़कर 5th मिलिट्री कैंपस में जा चुके हैं। आज तक किसी ने इस बेस पर मुझे अपनी टीम में ही नहीं लिया और मैं अकेला पिछले 1 साल में एक बीस्ट को भी नहीं मार पाया। और कल सुबह मुझे डिमोट करके वापस 3rd कैंपस पर भेज दिया जाएगा और वहां पर भी सब मुझ पर हंसेंगे। यहाँ पर ही सब मुझे लूजर बुलाते हैं। मुझे ही पता है मैंने इस मिलिट्री कैंपस पर ये 1 साल कैसे बिताया है। जब मैंने तुम्हें उन लड़कियों की हेल्प करते देखा तो मुझे भी तुम में एक उम्मीद दिखाई दी। वो लड़का घुटनों के बल बैठ गया और उसने कहा, अब मैं इससे ज्यादा इंसल्ट टॉलरेट नहीं कर सकता। अगर तुम भी मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं अब उस बेस पर वापस नहीं जा पाऊंगा। पर उस लड़के को कोई जवाब नहीं मिला। उस लड़के ने अपनी नम आंखों को पोंछा और वहां से उठकर जंगल की तरफ आगे बढ़ गया। उसकी ये उम्मीद भी टूट गई थी। विराट ने एलिस से पूछा कि क्या करना चाहिए। एलिस ने कहा कि वो लड़का सच कह रहा था। मैं उसके एक्सप्रेशन रीड कर पा रही थी। उसने बीते पिछले दिनों में बहुत कुछ टॉलरेट किया है। उसकी टॉलरेंस एबिलिटी यहाँ के ह्यूमंस की तुलना में बहुत ज्यादा है। विराट ने कहा कि क्या मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए? एलिस ने कहा, तुम्हें ऐसे सभी लोगों की हेल्प करनी होगी जो परेशानी में हो, तभी तुम्हारे इमॉर्टल सोल लेवल की स्टेज इंक्रीज होगी और एबिलिटी पॉइंट्स में भी बढ़ोतरी होगी। विराट को एलिस की सभी बातें समझ में आ गई थी। विराट ने उस लड़के को आवाज लगाई। वो लड़का रुककर विराट को अपनी ओर आते हुए देखने लगा। विराट ने कहा, मैं तुम्हारी हेल्प तो कर सकता हूँ, पर यह बात तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी। क्या तुम मेरी इस बात से सहमत हो? विराट की बात सुनकर उस लड़के ने हाँ में सिर हिला दिया। उस लड़के का नाम मोक्ष बजाज था। विराट ने वहां पड़े एक वृक्ष के तने पर उस लड़के को बैठने के लिए कहा। वो लड़का वहां बैठ गया। विराट ने उससे कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने कहा, मोक्ष। विराट ने कहा, अपनी आंख पर कुछ बांध लो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ खिलाना चाहता हूं जिससे तुम्हारे एबिलिटी पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, पर मैं नहीं चाहता कि तुम्हें उस चीज का सीक्रेट पता चले। विराट ने अपने पीठ के बैग से एक ब्लैक कलर का कपड़ा निकाला और उसने उसे अपनी आंखों पर बांध लिया। उसे विराट पर पूरा विश्वास था, क्योंकि उसने विराट को बिना किसी मतलब के उन लड़कियों की हेल्प करते देखा था। उसके बाद विराट ने उसे ग्रीन एप्पल खाने को दिया। ये नाम एलिस ने ही विराट को बताया था। विराट ने मोक्ष के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए थे। उसके बाद विराट ने उसे 2 स्पिरिट सोल लेवल के बीस्ट्स के एबिलिटी पॉइंट्स ट्रांसफर कर दिए। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद विराट ने मोक्ष से कहा, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। विराट ने कहा, कैसा लगा तुम्हें इसका टेस्ट? मोक्ष ने कहा, बहुत अच्छा। विराट ने कहा, जाना तो तुम्हें इस कैंपस से अब भी पड़ेगा, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। विराट की बात सुनकर मोक्ष का चेहरा उदासी से उतर गया। तभी उसके सिस्टम ने कहा, आपका ऑलमाइटी सोल लेवल कंप्लीट हो गया है। मोक्ष की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। तभी उसे दोबारा अपने सिस्टम की आवाज सुनाई दी, आपके एबिलिटी पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। आपने डिवाइन सोल लेवल कंप्लीट कर लिया है। अब मोक्ष की खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी उसे एक और नोटिफिकेशन मिली, आप स्पिरिट सोल लेवल के पीक पर है। अब वो हैरान था कि आखिर उसने ऐसा क्या खाया जिससे उसके लेवल इतनी तेजी से बढ़ गया। अब मोक्ष की हैरानी उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई से रही थी। उसने विराट को गले लगा लिया था। उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे। विराट ने उससे मुस्कुराते हुए कहा कि अब तुम्हें कोई लूजर नहीं बोलेगा। विराट ने आगे कहा, अब तुम्हें ह्यूमंस डिफेंडर मिलिट्री कैंपस लौट जाना चाहिए, अंधेरा होने वाला है। मोक्ष ने कहा, तुम नहीं आ रहे हो? विराट ने कहा, मुझे अभी कोई जरूरी काम है, तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। मिलिट्री कैंपस में एक लड़की वानी के सामने खड़ी थी। उसने वानी से कहा, लीडर, बड़े इत्तेफाक की बात है कि आपके रूम का सामने वाला रूम उसका है और वो आज ही शिफ्ट हुआ है। जब उसे पता लगा कि विराट उसके सामने वाले कमरे में शिफ्ट हुआ है तो वानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब वानी बड़ी बेसब्री से विराट का इंतजार करने लगी, पर उसे क्या पता था कि विराट रात को मिलिट्री कैंपस में आने वाला ही नहीं है। वानी को इंतजार करते -2 रात हो गई, पर विराट नहीं आया। मोक्ष के जाने के बाद विराट ने एक वृक्ष की एक मोटी सी डाल पर अपने स्टोरेज ऑब्जेक्ट से एक मखमली सा गद्दा निकाला और वही बड़े आराम से सो गया। विराट का इंतजार करते -2 वानी ने पूरी रात निकाल दी थी। सुबह वानी का चेहरा थकावट से भरा हुआ था। उसने अपने आप से ही कहा कि शायद विराट को किसी बीस्ट ने मार दिया है। नहीं, ऐसा कौन होगा जो पृथ्वी ग्रह पर रात को रुकने की हिम्मत कर सके। वानी शॉवर लेकर रेडी हुई और टेलीपोर्टेशन डिवाइस के थ्रू राइडन ग्रह पर टेलीपोर्ट हो गई और वहां से वानी घर के लिए निकल गई। इधर विराट भी अपनी नींद से जाग उठा था। उठने के बाद उसने अपना सफर शुरू कर दिया। आज उसने स्नेक ड्रैगन एवोल्यूशन को एक्टिव कर दिया था। विराट पृथ्वी ग्रह की उस जगह पर पहुंच गया था जहां पिछली बार उसकी इंस्टिंक्ट एबिलिटी ने उसे कुछ गलत होने के संकेत दिए थे। उसने व्हाइट स्नेक ड्रैगन को भी याद किया था, क्योंकि वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। जैसे ही विराट उस जगह पर आगे की तरफ बढ़ा, पहले तो उसे कुछ एहसास नहीं हुआ, पर 1 km के आसपास चलने पर उसे फिर से उस दिन की तरह खतरे का आभास होने लगा।
उसे समझते देर नहीं लगी कि यहाँ कुछ परेशानी तो है। अब विराट बहुत ही अलर्ट होकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। वही आज मोक्ष का बॉडी स्कैनिंग टेस्ट होना था। कैंपस के सभी लड़के उसका मजाक उड़ा रहे थे। एक ने कहा आज तो इस लूजर का यहाँ कैंपस में आखिरी दिन है। दूसरे ने कहा पता नहीं ये लूजर को इतनी इंसल्ट होने पर भी यहाँ कैंपस में क्या कर रहा है। ये यहाँ इस कैंपस में बोझ के अलावा कुछ नहीं है, जो कि मुफ्त के रिसोर्सेज का आनंद उठा रहा है। आज तक इसने मिलिट्री बेस में एक बीस तक भी नहीं मारा है। किसी और ने कहा बस थोड़ी देर की बात है, फिर हमें इस लूजर का चेहरा फिर कभी नहीं देखना पड़ेगा। मोक्ष के कानों को उनकी आवाज साफ दो सुनाई दे रही थी, पर उसने उनकी बातों पर कोई रिएक्ट नहीं किया और स्कैनिंग रूम की तरफ बढ़ गया। वही वानी ने अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एवोल्यूशन सेंटर में जमा करा दिए थे। जब वानी वहां से जा रही थी तो उसने कुछ ऐसा सुना जिससे उसे बहुत बड़ा शॉक लगा। विराट के सामने ऐसा कौन सा खतरा आने वाला था? क्या विराट उस खतरे का सामना कर पाएगा? क्या मोक्ष उस स्कैनिंग टेस्ट को पार कर पाएगा? वानी को ऐसा क्या पता लगा कि उसके पैर वही जम गए? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट जेके स्टोरी चैनल पर। एपिसोड 12 निधि का कॉल। मोक्ष स्कैनिंग रूम की तरफ बढ़ गया। वही वानी ने अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एवोल्यूशन सेंटर में जमा करा दिए थे। जब वानी वहां से जा रही थी तो उसने कुछ ऐसा सुना जिससे उसे बहुत बड़ा शॉक लगा। वानी जब डॉक्यूमेंट सबमिट कराकर वहां से निकल रही थी तो उसकी नजर वेटिंग रूम की सना पर चलती न्यूज पर पड़ी। उस पर विराट के बारे में बताया जा रहा था। एक लड़का विराट जो एवोल्यूशन टेस्ट में फेल हो गया था, उसे पनिशमेंट के लिए बिना किसी रिसोर्स के 1 मंथ के लिए पृथ्वी ग्रह पर भेजा गया था और 1 महीने तक पृथ्वी ग्रह पर सर्वाइव करने के बाद विराट राइडन ग्रह पर जीवित वापस आ गया। आज विराट के नाम 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। फर्स्ट विराट एवोल्यूशन टेस्ट में फेल होने वाला राइडन ग्रह पर पहला लड़का है। 1 मंथ तक एक नॉर्मल ह्यूमन होते हुए भी पृथ्वी ग्रह पर सर्वाइव करना, ये रिकॉर्ड भी विराट के नाम है। 3 सबसे जल्दी इमरी सोल लेवल को पार करके ऑलमाइटी सोल लेवल के हायर पॉइंट पर पहुंचने का रिकॉर्ड भी विराट के नाम है। ये न्यूज सुनकर तो वानी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वानी थोड़ी देर वही बैठ गई। कुछ देर बाद नॉर्मल होने के बाद उसने अपने आप से ही कहा कि इसका मतलब विराट मरा नहीं है। वो कल रात को अपने आप ही कैंपस में नहीं आया था। ये लड़का चीज क्या था आखिर? उसके बारे में सोचकर वानी का सिर ही घूम गया था। उसके बाद वानी वहां से घर के लिए निकल गई। आज तक वानी ने किसी भी लड़के के बारे में कुछ नहीं सोचा था, पर वो लड़का उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। उसने इतनी छोटी सी उम्र में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए थे। अब तो वानी का इंटरेस्ट उस लड़के में और भी जाग गया था। वानी अपने घर पहुंच गई थी। उसने अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर वो टेलीपोर्ट स्टेशन पर जाकर ह्यूमन डिफेंडर कैंपस के लिए निकल गई। कुछ ही सेकंड बाद वानी ह्यूमन डिफेंडर कैंपस पर थी। उसे वहां पता लगा कि मोक्ष नाम का लड़का, जिसने 1 साल से एक भी बीस्ट को नहीं मारा था, वो स्कैनिंग रूम में गया हुआ है। विराट की मां अपने बेटे की खबर सुनकर बहुत खुश थी। उसके बेटे ने आखिरकार उसका नाम जो रोशन कर दिया था। स्वाति जी अभी न्यूज देख ही रही थी कि तभी उसके पास रखा विराट का फोन रिंग होने लगा। वेदिका भी घर आ चुकी थी। उसने कहा माँ भाई का फोन रिंग हो रहा है। तब जाकर स्वाति ने विराट का फोन रिसीव करके कहा हेलो। दूसरी तरफ से एक बहुत ही प्यारी आवाज आई, आंटी नमस्ते, मुझे विराट से बात करनी थी। स्वाति ने कहा बेटा आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। उस लड़की ने कहा आंटी मैं निधि बात कर रही हूँ, विराट की फ्रेंड। स्वाति ने कहा निधि बेटा वो तो मिलिट्री कैंपस गया है। जैसे ही वेदिका ने निधि का नाम सुना उसके कान खड़े हो गए। उसने जल्दी से स्वाति के हाथ से फोन छीना और कहा हेलो मैं विराट की बहन वेदिका बात कर रही हूँ। आप कहीं राइडन ग्रह की फेमस एरिस्टोक्रेट मिस निधि तो नहीं हो? निधि ने धीरे से कहा जी मिस वेदिका आपने सही पहचाना। मिस निधि मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ। क्या आप कभी मिलकर मुझे अपना ऑटोफर दे सकती है? मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ही बनना चाहती हूँ। आप मेरी आइडियल है। निधि ने कहा जब आपके भाई आ जाएंगे तो मैं उनके साथ आपसे मिलने जरूर आऊंगी। वेदिका ने कहा आज मेरा भी फर्स्ट मिलिट्री कैंपस में सिलेक्शन हो गया है। ये न्यूज मैंने सबसे पहले आपको ही बताई है। ओके मिस निधि बाय, अगर मैंने आपको ज्यादा परेशान किया तो उसके लिए सॉरी। आपका नाम सुनकर मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाई। मिस निधि ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा। अगर आपके भाई आ जाए तो उन्हें मेरे बारे में जरूर बताना। इसके बाद निधि ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वेदिका ने स्वाति से कहा मॉम भाई के लिए द फेमस एरिस्टोक्रेट निधि थी। ये वही प्यारी सी बच्ची है ना जिसके बारे में न्यूज में बताते रहते हैं? स्वाति ने कहा। वेदिका ने कहा हाँ माँ वही थी। वो भाई को कैसे जानती है? हमने तो भाई की ऐसी किसी फ्रेंड के बारे में नहीं सुना। और माँ मैं कल फर्स्ट मिलिट्री बेस द ह्यूमन गार्डियंस जा रही हूँ। स्वाति अपने बच्चों के इस अचीवमेंट से बहुत खुश थी। आज उसकी आंखों में खुशी के आंसू देखे जा सकते थे। दूसरी तरफ विराट उस अंधेरे जंगल की तरफ धीरे -2 बढ़ रहा था। उसकी इंस्टिंक्ट एबिलिटी उसे और ज्यादा सतर्क कर रही थी। अब उसे बहुत अच्छे से फील हो रहा था कि आगे कोई बड़ा खतरा है। एलिस ने वार्निंग दी, यू आर इन डेंजर जोन। विराट ने एलिस से कहा एक ना एक दिन तो ऐसी सिचुएशन का सामना करना ही है, तो आज ही क्यों नहीं। उसने आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ दूर जाने के बाद विराट एक तालाब के किनारे पहुंच गया। उसे तालाब के किनारे बहुत सारे बीस्ट्स की डेड बॉडी देखने को मिली। उनको देखने से विराट ये तो समझ गया कि खतरा इस तालाब में ही है। विराट जैसे ही तालाब के किनारे गया उसमें से एक क्रोकोडाइल विराट पर झपटा। विराट ने अपने विंग्स बड़ी तेजी से फ्लिप किए और ऊपर उड़ गया। ऊपर उड़ने के बाद उसने चैन की सांस ली ही थी कि उसने देखा कि वो बड़ा सा क्रोकोडाइल बीस्ट उस तालाब से निकलता ही जा रहा था। जब वो क्रोकोडाइल बीस्ट निकला, पूरा तालाब से बाहर निकल गया, तो उसकी लेंथ देखकर विराट की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी लेंथ 100 मीटर से भी ज्यादा थी। वो देखने में एक चलता फिरता पहाड़ लग रहा था। उसने आसमान की तरफ जहां विराट था उस तरफ देखकर जोर से हुकार लगाई, जैसे कि वो विराट को चुनौती दे रहा हो। उसकी हुकार से पूरे जंगल में सन्नाटा सा छा गया। किसी बतख की आवाज सुनाई देनी बंद हो गई। विराट ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर घबराहट के मारे अपनी जगह पर ही जमा रह गया।
उस क्रोकोडाइल बीस्ट ने अपने बड़े -2 पंख फड़फड़ाने शुरू किए। उसकी पंखों से निकली हवा के झोंके ऐसे थे कि मानो कि वे धरती को बीच में से फाड़ने को तैयार हो। विराट का आज क्या होगा, क्या वो इस भयानक बीस्ट से बच पाएगा? आज तक उन्हें ऐसे बीस्ट्स के बारे में क्यों बताया नहीं गया था? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट जेके स्टोरी चैनल पर। एपिसोड 13 विराट वीज क्रोकोडाइल बीस्ट। क्रोकोडाइल बीस्ट ने अपने बड़े -2 पंख फड़फड़ाने शुरू किए। उसकी पंखों से निकली हवा के झोंके ऐसे थे कि मानो कि वे धरती को बीच में से फाड़ने को तैयार हो। एलिस ने उसका नाम पुकारा, तब जाकर विराट को होश आया। उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आ गई कि मुसीबत से हमेशा शांत रहकर और अपने दिमाग का सही तरीके से यूज करके ही बाहर निकला जा सकता है। एक बात याद रखना, कभी भी डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। उसने शांत रहकर बहुत ही तेज उड़ना शुरू किया। सबसे पहले तो अपनी आत्मश से उसने स्नेक बीस्ट को यहाँ आने से मना किया। उसके बाद वह आसमान की तरफ बहुत स्पीड में उड़ने लगा। वो क्रोकोडाइल बीस्ट भी उसके पीछे ही आ रहा था। विराट को ऐसा लग रहा था कि जैसे इतने दिनों में उसने अभी तक पृथ्वी के बारे में कुछ जाना ही नहीं है। उसे ये तो कंफर्म हो गया कि आज तक ह्यूमंस को बस गुमराह किया गया है। नहीं तो जिस ग्रह पर ऐसे -2 बीस्ट है, उस ग्रह पर ह्यूमन कैसे अधिकार कर सकता है? उस विशालकाय बीस्ट की स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। दूसरी तरफ मोक्ष स्कैनिंग रूम में था। चारों तरफ से ब्लू लाइट उसकी बॉडी को स्कैन कर रही थी। कुछ देर में स्कैनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई। उसके बाद उसे एक वॉइस नोट सुनाई दिया। आपने स्कैनिंग प्रोसेस को पूरा कर लिया है। आपने निंग के दौरान इस मिली कैंपस पर एक्सीलेंट अचीवमेंट हासिल की है। आपको कैंपस में इस साल फर्स्ट रैंक में सूचित किया जाता है। बाहर सभी मोक्ष के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें वहां सना पर बड़े 2 अक्षरों में मोक्ष का नाम लिखाई दिया। उसके नाम के नीचे लिखा था, रैंक वर्ष 2380 ह्यूमंस डिफेंडर मिलिट्री कैंपस। इस रिजल्ट को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। किसी को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सभी लड़के आपस में बात कर रहे थे, ये लूजर 0 से हीरो कैसे बन गया? जरूर इस रिजल्ट में कुछ खराबी है। एक लड़का जिसका उस कैंपस में सबसे ज्यादा नाम था, सभी सोचते थे कि इस साल वो लड़कों में सबसे अच्छी रैंक लेकर आएगा। वो सेकंड रैंक पर था और वानी फर्स्ट रैंक पर थी। उस लड़के का नाम अना था। मोक्ष की रैंक देखकर वो पागल ही हो गया। उसकी रैंक देखकर वानी भी हैरान थी, पर वो अना को परेशान देखकर खुश हो रही थी। वानी अना को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, पर अना इस बात से खुश रहता था कि वो किसी भी लड़के को इंपॉर्टेंस नहीं देती। अना ने मन ही मन कहा कि एक बार इस मोक्ष को बाहर आने दे, इसका मुंह नहीं तोड़ा ना तो मेरा नाम भी अना नहीं। उसने ये बात चिल्लाकर कही थी, इसलिए ये बात वानी ने भी सुनी थी। अभी उसने इतना बोला ही था कि उसके सिर पर एक और बॉम्ब गिर गया। सना पर लिखा आया कि नाम मोक्ष, रैंक फर्स्ट लेवल, स्पिरिट सोल लेवल के हायर पॉइंट पर। यह देखकर तो अना के पसीने ही छूट गए। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने इतनी जोर से चिल्लाकर उस मोक्ष को मारने की बात क्यों कही थी। वही निधि 9th मिलिट्री कैंपस में पहुंच चुकी थी। ये बात उसकी बड़ी बहन को भी अभी तक नहीं पता चली थी। इस बार उसने अपनी रैंक के बारे में किसी को नहीं बताया। वो अभी उस बेस पर सभी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करके अपने रूम में आकर लेटी ही थी। उसकी अभी आंख ही लगी थी कि तभी उसे बहुत तेज घबराहट होने लगी, जैसे कोई उसका अपना कोई खतरे में हो। उसने देखा कि विराट के पीछे एक क्रोकोडाइल बीस्ट पड़ा है और विक्रम उससे बचने का प्रयास कर रहा है। वो बीस्ट विक्रम के बहुत पास पहुंच गया था। निधि विराट को ऐसी हालत में देखकर डर गई और उसने नींद में ही जोर से चिल्लाया विराट। उसके बाद निधि की आंखें खुल गई। निधि का चिल्लाना विराट को भी फील हुआ, पर उसने सोचा कि निधि उसे कैसे आवाज लगा सकती है। तभी एलिस ने विराट से कहा कि अभी तुम्हारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए, अभी तुम्हें इस बीस्ट पर फोकस करना है। अब वो बीस्ट विराट के बहुत नजदीक आ गया था। उसकी सांस की गर्म लपटें तथा उसके सांस की दूधा विराट को महसूस हो रही थी। विराट की नजर उसके सामने एक वॉल्केनो पर गई। वॉल्केनो को देखकर विराट के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। विराट अपने बेस से बहुत दूर निकल आया था। विराट ने अपनी स्पीड को और बढ़ाया। 2 से 3 बार तो विराट बाल बचा था, क्योंकि जैसे ही वो बीस्ट विराट के पास आकर उसे खाने के लिए अपना मुंह खोलता, उसे विराट दिखाई देना बंद हो जाता था, क्योंकि विराट उसके सामने ऐसे था जैसे इंसान के सामने कोई मक्खी। इसी बात का फायदा उठाकर विराट डाउन टर्न ले लेता था और उसके मुंह में आने से बच जाता। उधर निधि की आंखों से अपने आप आंसू बह रहे थे। अपनी बॉडी का ये रिएक्शन उसे समझ नहीं आ रहा था। आज तक वो अपनी फैमिली के उसे दुखी करने पर भी इतनी परेशान नहीं हुई थी जितनी परेशान वो आज थी। उसने सोने की दोबारा कोशिश की, पर कोशिश करना व्यर्थ था। उधर विराट उस वॉल्केनो के पास पहुंच गया था। अब उस क्रोकोडाइल बीस्ट को फील होने लगी, जिससे वो पागल सा होने लगा। अब उस बीस्ट की विराट को मारने की इच्छा और भी बढ़ गई। विराट में से उसे व्हाइट स्नेक गन की महक फील हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी विराट को खाने की इच्छा और तेजी से बढ़ रही थी। विराट अब उस वॉल्केनो के ऊपर आ गया था। वॉल्केनो के ऊपर आने के बाद विराट ने सीधा 90 डी पर ऊपर आसमान की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। वो क्रोकोडाइल बीस्ट भी विराट की दिशा में सीधा अपर की तरफ उड़ने लगा। कुछ देर बाद वो पृथ्वी से काफी ऊपर आ गया था। उस बीस्ट ने अपना बड़ा सा मुंह विराट को खाने के लिए खोल लिया और वहां की हवा को अपने अंदर लेने लगा, जिससे विराट को भी खिंचाव महसूस होने लगा। उसने जल्दी से अपनी रेड ब्लैक कंबाइन कलर की तलवार निकाल ली। जैसे ही विराट उसके मुंह में जाने वाला था, उसने वो तलवार उस बीस्ट के राइट साइड मसूड़े में मार दी। वो तलवार मसूड़े में फंस गई थी, जिससे विराट उसके पेट में जाने से बच गया। जैसे ही उस बीस्ट ने अपने अंदर हवा लेना बंद किया, विराट ने अपनी पूरी सतह लगाकर वो तलवार उसके मसूड़े से निकाली और उड़कर बड़ी फू से उसके मुंह से बाहर निकल गया। जैसे ही विराट उस क्रोकोडाइल बीस्ट की आंखों के सामने आया, उस बीस्ट ने अपने मुंह से दिल को दहला देने वाली चीख निकली और उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि वो बीस्ट मटमैले कलर से ब्लैक कलर में इवॉल्व हो गया। उसकी पावर और स्पीड डबल हो गई, पर अब विराट ने भी उसे मुंह तोड़ जवाब देने की सोच ली थी। विराट ने बैक पर मारकर सीधा नीचे जमीन की तरफ बुलेट से भी तेज स्पीड में उड़ान भर दी। वो बीस्ट भी पागलों की तरह पूरा घूमकर विराट की तरफ बढ़ने लगा।
उसका साइज ज्यादा बड़ा होने की वजह से ग्रेविटी फोर्स भी उसे अपनी तरफ बहुत तेजी से खींच रहा था। वो दोनों वोल्केनो के बीचों बीच बहुत ही तेज स्पीड में आ रहे थे। वो बीस्ट तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कि यूज विराट के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो। विराट की नजर पहले से ही वोल्केनो के अंदर वाली छोटी सी टनल पर थी। वो तो उस बीस्ट को आसमान में घूमने में समय लग गया था, जिसकी वजह से विराट ने उससे काफी अच्छा गैप बना लिया था। अब जैसे ही वो बीस्ट विराट को मुंह में भरने को हुआ, विराट ने उस टनल की तरफ अपने आप को फोर्स किया और अपनी पूरी स्ट्रेंथ का आखिरी कतरा तक लगाकर उस टनल में बढ़ गया। कुछ सेक विराट ऐसे ही उस टनल में आगे बढ़ता रहा। तभी उसे टनल ऊपर की तरफ से रोशनी आती हुई दिखाई दी। उस रोशनी का पीछा करते दो विराट उस टनल से बाहर निकल गया। जैसे ही वो वहां से बाहर निकला, उसके साथ ही लावा बहुत प्रेशर से वहां से बाहर निकला। विराट उस टनल से बाहर निकलते ही आसमान में तेजी से उड़ गया। क्या वोल्केनो में गिरकर वो बीस्ट मारा गया? वो लावा विराट के पीछे कहां से आया? निधि को विराट का सपना क्यों आया? ऐसा इनके बीच कौन सा रिश्ता है? क्या होगा जब मोक्ष स्कैनिंग रूम से बाहर आएगा? क्या आना मोक्ष से अपनी इंसल्ट का बदला ले पाएगा? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट जेके स्टोरी चैनल पर। एपिसोड 14 विराट का लेवल अप। वो बीस्ट विराट के पीछे गुस्से में इतना पागल हो गया था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके सामने बहुत बड़ा वोल्केनो है। विराट को उसकी कमजोरी पहले ही पता चल चुकी थी। वो बीस्ट जितनी बार भी विराट को मारने में विफल हो रहा था, उतना ही उसका गुस्सा बढ़ रहा था। विराट ने तो बस उसके गुस्से का फायदा उठाया था। जैसे ही उस क्रोकोडाइल बीस्ट ने विराट को उस टनल की तरफ जाते देखा तो वो बीस्ट ने भी अपना मुंह उस टनल पर मारा। ये टकराव बहुत भयानक था। पूरा वोल्केनो कांप उठा था। विराट बस कुछ 1 सेकंड के फासले से बचा था। उस टकराव के बाद वो बीस्ट अपने आप को संभाल नहीं पाया। उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा थी। वो सीधा उस वोल्केनो में गिर गया। उसका पूरा शरीर उस लावा में समा गया। उसके गिरने की कंपन ऐसी थी कि मानो कोई मीटेराइट पृथ्वी ग्रह पर आकर गिरी हो। वहां की पूरी धरती कांप उठी। उसके गिरने पर ऐसा लगा कि मानो ये लावास पूरी पृथ्वी को निगल लेगा। उधर अपना रिजल्ट देखकर मोक्ष की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। मोक्ष उस स्कैनिंग रूम से बाहर निकला। उसकी नजर बस विराट को ही ढूंढ रही थी, पर उसे विराट कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अना उसे घूर घूर कर देख रहा था। वानी मन ही मन सोच रही थी कि अभी तक तो विराट ने उसकी नींद उड़ा रखी थी, अब ये मोक्ष भी खड़ा हो गया। एक रात में इसे कौन सा अलीबाबा का खजाना मिल गया, जो कि इसने पूरे 2 लेवल की बढ़त बना ली, और अब ये कभी भी किंग सोल लेवल पर जा सकता है। आज किसी की भी मोक्ष से बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वानी तो बस मोक्ष को ही देखे जा रही थी। वो जानना तो चाहती थी कि मोक्ष ने ये अचीवमेंट किस तरह से हासिल किए, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो मोक्ष से कुछ भी पूछ सके। उधर निधि आज बहुत ही ज्यादा परेशान थी। वो बेचैनी में काफी देर से इधर उधर करवट बदल रही थी कि तभी उसे एक धड़क का एहसास हुआ, जैसे कि उसकी सारी परेशानी पल भर में ही खत्म हो गई हो। अब जाकर उसके दिल ने नॉर्मल धड़कना शुरू किया था। आज उसे पता नहीं क्यों पर विराट की बहुत याद आ रही थी। अब तो उसकी विराट से मिलने की चाह और ज्यादा बढ़ गई थी। वो बस जल्द से जल्द विराट से मिलना चाहती थी। वो उससे पूछना चाहती थी कि क्या वो किसी ऐसी परेशानी में था जैसा उसने अपने ड्रीम में देखा था। वो विराट के बारे में ही सोचते दो सो गई। उधर जब वो क्रोकोडाइल बीस्ट उस वोल्केनो में गिरा था तो लावा की ऊंची ऊंची लहरें वोल्केनो से बाहर निकलकर उस जगह पर 10 km तक चारों तरफ फैल गई थी, जैसे कोई सुनामी उस पूरी जगह को निगलने को तैयार हो। उस बीस्ट ने लावा में गिरते ही जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। उस बीस्ट की चीख से कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वो कितने दर्द में है। उस बीस्ट ने बड़ी फू से उस वोल्केनो से निकलने के लिए ऊपर की तरफ हाथ पैर मारने शुरू किए और उसने एकदम से ऊपर की तरफ जंप लगा दी। वो वोल्केनो में से निकलता हुआ ऐसा लग रहा था जैसे एक बड़ी चना में किसी ने आग लगा दी हो। उसके पूरे शरीर में आग लगी हुई थी। उसके पंख बहुत ही तेजी से जल रहे थे, पर फिर भी उसने उन पंखों को फड़फड़ाना जारी रखा और उस वोल्केनो से 15-20 माइल दूर जाकर गिरा। ये दूरी उसने कुछ सेकंड में पूरी कर ली थी। विराट उसकी स्ट्रेंथ और टॉलरेंस पावर को देखकर हैरान था। विराट ने भी उसका पीछा किया। जैसे ही विराट उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस बीस्ट ने हिलना बंद कर दिया था। एलिस ने विराट से कहा वो मर चुका है, तुम उसके एबिलिटी पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो। उस बीस्ट के फड़फड़ाने की वजह से उसके शरीर का सारा लावा हट गया था। विराट को इस बात की खुशी थी कि उसने अपने शार्प माइंड का सही तरीके से फायदा उठाया था, नहीं तो आज उस बीस्ट की जगह विराट वहां होता। विराट उस क्रोकोडाइल की स्ट्रेंथ का अंदाजा भी नहीं लगा पाया था। उसने व्हाइट स्नेक ड्रैगन को आने से माना इसलिए कर दिया था क्योंकि ये क्रोकोडाइल बीस्ट उस व्हाइट स्नेक ड्रैगन से साइज में 3 टाइम्स बड़ा था, और उसकी सतह का तो पूछो ही मत। जिसने सर्वाइव रहने के लिए उस वोल्केनो से भी बाहर के लिए जंप लगा दी, उसकी स्ट्रेंथ की क्या कल्पना की जा सकती है। ने नीचे जाकर उसकी बॉडी पर अपने दोनों हाथ रखे। उसकी बॉडी अभी भी गर्म जल रही थी। उसने कुछ ही सेकंड में उस बीस्ट के एबिलिटी पॉइंट्स हासिल कर लिए थे। तभी एलिस ने कहा आपने सेलेस्टियल सोल लेवल के क्रोकोडाइल बीस्ट को मार दिया है, तुम्हारी बॉडी में एवोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। विराट हैरान था। उसने कहा अभी और कितने लेवल है कंप्लीट करने बाकी है? इस ग्रह पर तो सुपीरियर लेवल से आगे बताया ही नहीं गया। कुछ देर बाद ही उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो गया। अब वो भी ऐसे ही तड़प रहा था जैसे थोड़ी देर पहले वो बीस्ट दर्द से चीख रहा था। ये दर्द विराट के बशत के बाहर था। धीरे धीरे विराट की मसल्स उसके शरीर में बहती पावर से डैमेज होने लगी थी। उसकी नाड़ियों के रास्ते चौड़ने लगे थे। उसके ऑर्गन्स पर जो व्हाइट प्रोटेक्शन लेयर थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। उसकी धड़कन धीरे धीरे चल रही थी। उसका सिस्टम भी शट ऑफ हो गया था। कुछ टाइम बाद उसका ब्लड भी सूख गया था। उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया था। अब उसकी आंखें बंद हो गई थी। इस बार निधि को कोई ड्रीम नहीं आया था। वो बड़ी शांति से सो रही थी। विराट को 3 दिन बाद होश आया। उसने देखा कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी उसके सिस्टम से आवाज आई, आपका एवोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। आपके क्रोकोडाइल बीस्ट एवोल्यूशन को स्नेक ड्रैगन एवोल्यूशन में मर्ज कर दिया गया है।
अब आप सेलेस्टियल सोल लेवल के स्टेज 3 पर है। विराट की बॉडी व्हाइट ग्रीन आर्मर से कवर थी। उसकी स्ट्रेंथ पहले से 10 टाइम्स बढ़ गई थी। उसके आंखों में लावा के जैसी चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसकी तीसरी आंख के निशान में ब्लू के साथ हल्का सा ग्रीन कलर भी नजर आ रहा था। उसकी मस्कुलर बॉडी पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई थी। विराट पहले से ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वो पृथ्वी ग्रह के बारे में जितना जानने की कोशिश कर रहा था, वो उसे उतना ही कम लग रहा था। विराट को क्या पता था कि अभी तो उसने पृथ्वी ग्रह के बारे में 2% जानकारी भी हासिल नहीं की है। एलिस की मेमोरी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एलिस ने कहा, अब तुम्हारे एबिलिटी लेवल कंप्लीट हो गए हैं। सभी पॉइंट्स 100 पर पहुंच गए हैं। माइंड एबिलिटी -100 पॉइंट्स, 2 स्ट्रेंथ एबिलिटी 100 पॉइंट्स, 3 टॉलरेंस एबिलिटी -100 पॉइंट्स, 4 स्पीड एबिलिटी -100 पॉइंट्स, 5 विजन एबिलिटी -100 पॉइंट्स, 6 टेलीपैथी एबिलिटी 100 पॉइंट्स, 7 फ्लाइंग एबिलिटी 100 पॉइंट्स, 8 इनविजिबल एबिलिटी 0.9 टेलीपोर्टेशन पावर 100 पॉइंट्स, 10 इमोरालिटी 100 पॉइंट्स। बस तुम्हारी इनविजिबल एबिलिटी 0 पॉइंट्स है। एलिस से सारी जानकारी पता करने के बाद विराट अपने ह्यूमन एवोल्यूशन टाइप को एवर करके ह्यूमंस डिफेंडर मिलिट्री कैंपस बेस के लिए निकल जाता है। क्या विराट के इनविजिबल एबिलिटी पॉइंट्स कंप्लीट हो पाएंगे? क्या विराट इन ग्रहों के सिस्टम को समझ पाएगा? आखिर अभी तक विराट का सामना उन दूसरी दुनिया की प्रजाति से क्यों नहीं हुआ? क्या ये सब कहीं अफवाह तो नहीं? निधि और विराट किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हैं? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट जेके स्टोरी चैनल पर। एपिसोड 15, विराट का वानी को प्रपोज करना। विराट ह्यूमन डिफेंडर मिलिट्री कैंपस की तरफ निकल जाता है। एलिस ने उसे बताया था कि अभी उसे नहीं पता कि उसे अपग्रेड होने में कितना टाइम लगेगा, इसलिए वो अभी उस बीस्ट की बॉडी से वेपन्स मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। इसलिए विराट उस बीस्ट की बॉडी वहीं छोड़कर आ गया था। मोक्ष 3 दिनों से विराट का इंतजार कर रहा था। कल वो इस बेस से चले जाने वाला था। वो दुखी हो रहा था कि कहीं उसे विराट से बिना मिले ही ना जाना पड़े। विराट ने स्नेक ड्रैगन एवोल्यूशन टाइप को एक्टिवेट करके रास्ते की दूरी 1 घंटे से भी कम समय में पूरी कर ली थी। मिलिट्री बेस के पास पहुंचकर वह अपने नॉर्मल अवतार में आ गया था। उसने अपने आइडेंटिटी कार्ड से कैंपस में एंट्री करी। पिछले 3 दिनों से अना का दिमाग खराब था। उसने विराट को उनके पास से जाते देखा तो उसके मन में विराट की रैगिंग का ख्याल आया। वो अंदर ही अंदर विराट से बहुत जल रहा था, क्योंकि आज उसने विराट को दूसरी बार देखा था। वो भी मोक्ष की तरह अलग -2 ही रहता था। विराट को देखकर उसे मोक्ष की याद आ गई। उसने विराट से कहा, तुझे पता नहीं है कि जूनियर्स हमेशा सीनियर्स को सलाम करते हैं? तुम कभी स्कूल नहीं गए जो तुम्हें इतनी सी बात का नहीं पता? विराट ने उससे कुछ नहीं कहा। अना ने विराट से कहा, क्या तुमने अभी तक कोई बीस्ट मारा है? विराट ने ना में सिर हिला दिया। अना के साथ के कुछ लड़के विराट को नहीं में सिर हिलाते देखकर कहते हैं, लगता है हमारे कैंपस में लूजर की कमी नहीं है। एक लूजर यहाँ से जा रहा है, वही एक लूजर और हमारे कैंपस में आ गया। विराट को सब सुनाई दे रहा था, पर उसने उन लड़कों से कुछ नहीं कहा। जब से विराट आया था तब से एक लड़की की नजर उसी पर टिकी हुई थी। वो लड़की दौड़कर वहां से निकल गई। ये लड़की वही थी विराट ने जिसको उस जंगल में बचाया था। उस लड़की ने जल्दी से जाकर वानी को बताया कि विराट मिलिट्री कैंपस में आ गया है। वानी को पता नहीं क्यों, पर यह सुनकर कि विराट आ गया है उसे बहुत खुशी हुई। उस लड़की ने कहा कि अना और उसके लड़कों ने विराट को घेर रखा है। वानी ने मन ही मन कहा, यह अना का बच्चा कभी नहीं सुधरेगा। वानी ने उस लड़की से कहा, चलो चलकर देखते हैं कि वो लोग आखिर चाहते क्या है। वानी उस लड़की के साथ मिली कैंपस के उंड में चली गई। अना की टीम के एक लड़के की नजर दूर से आती हुई वानी पर पड़ी। उस लड़के ने वानी को देखकर अना के कानों में कुछ कहा, जिससे अना के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वहां खड़े काफी स्टूडेंट्स ये नजारा देख रहे थे। अना ने विराट से कहा, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें यहाँ से जाने दे तो तुम्हें मेरी एक कंडीशन पूरी करनी होगी, या कह सकते हैं वो कि एक टास्क पूरा करना होगा। विराट को समझ आ गया कि उसकी रैगिंग की जा रही है। उसके बाद विराट ने कहा, वैसे क्या करना होगा मुझे? अना ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम्हें वो लड़की आती हुई दिखाई दे रही है। उस लड़की को देखकर विराट के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई जो किसी ने नोटिस नहीं की। विराट ने अना से कहा, हाँ मुझे दिखाई दे रही है। अना ने विराट से कहा, तुम्हें उस लड़की को पर्पस करना है। विराट ने अना से कहा, अगर मैंने तुम्हारा टास्क पूरा कर दिया तो इसके बाद तुम दोबारा मुझे कभी परेशान नहीं करोगे। अना ने कहा, अगर तुमने ये टास्क पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, पर एक कंडीशन और है, ध्यान रखना कि वो लड़की तुम्हें थप्पड़ ना मारे। अगर ऐसा हुआ तो फिर टास्क इनकम्प्लीट माना जाएगा और हम तुम्हें ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। उसके बाद अना ने कहा, जाओ और टास्क कंप्लीट करो, तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है। उसके बाद विराट आगे उस लड़की की तरफ जाने लगता है। एक लड़के ने कहा, अना इसको भी आज जोरदार तमाचा लगने ही वाला है। दूसरे ने कहा, आज तो पूरे कैंपस के सामने इसको जोर की पड़ने वाली है। कैंपस ग्राउंड में ही एक लड़के ने कहा, ये सबको ही ऐसे परेशान करते रहते, आज उस बेचारे को पकड़ लिया। जब वानी को पता है कि ये सब अना करवाता है तो फिर वो सबको इतना मारती क्यों है? दूसरा लड़का कहता है कि वो ये दिखाती है कि तुम जिसकी बात मानकर उसके पास मुंह उठाकर आ जाते हो, तुम्हें पता होना चाहिए वानी उस अना से भी ज्यादा डेंजर है। एक और लड़का बोला, सही कहा तुमने, अगर वानी इनसे कुछ नहीं कहेगी तो रोज कितने लड़के उसे परेशान करेंगे। एक लड़के ने कहा, सही कहा तुमने, आखिर वो इस कैंपस की सबसे हॉट एंड सेक्सी लड़की है। उसका फिगर देखकर किसी के भी सीने में आग लग जाए। वो सभी आपस में गॉसिप कर ही रहे थे कि इतने में विराट वानी के सामने पहुंच जाता है। सब लड़के बस आगे होने वाले तमाशे का इंतजार कर रहे थे। विराट ने कहा, वो मेरे पीछे खड़े कुछ लड़के मेरी रैगिंग कर रहे हैं, उन्होंने मुझे एक टास्क दिया है। अगर मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी तो मैं भी इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊंगा। वानी ने कहा, उन्होंने जो भी करने को कहा है वो तुम कर सकते हो। विराट ने अपने घुटनों के बल बैठकर वानी से कहा, आई लव यू। वानी ने विराट का सिर अपने हाथों से पकड़ा और उसके गाल पर एक किस कर दिया। उसके बाद उसने विराट को अपने गले से लगा लिया। ये सीन देखकर तो वहां खड़े सब लड़के शॉक हो गए। उन सभी को समझ नहीं आया कि उनकी ख्वाबों की मलिका ने ये क्या किया।
एक ने कहा क्या मैंने अभी जो देखा वो सच था। एक लड़के ने रोने की एगा करते हुए कहा मेरा तो दिल ही टूट गया। एक और ने कहा क्या वानी सबके सामने अपने लव को कन्फेस कर रही है। वही अनाका तो ये सब देखकर कुछ पल के लिए फ्रीज ही हो गया। जब उसके टीम मैट्स ने उसे हिलाया तब जाकर उसे होश आया। गुस्से में उसकी हाथों की मुंह कस गई। वही विराट भी वानी के इस स्टेप से शॉक था। वानी के सॉफ्ट लिप्स की छुअन अभी भी उसे अपने गालों पर फील हो रही थी। उसे तो तब जाकर होश आया जब वानी की मीठी आवाज उसके कानों में गई। वानी ने उसके कानों के पास अपने होठ ले जाकर धीरे से कुछ कहा। एलिस ने विराट से कहा विराट तुम्हारी हार्टबीट काफी बढ़ गई है। तुम्हारे पूरी बॉडी में कुछ चेंज हो रहा है। इसका मतलब तुम्हें भी लड़कियों के सॉफ्ट टच से कुछ फील होता है। विराट ने एलिस से कहा क्यों मैं लड़का नहीं हूँ जो कि मुझे कुछ फील ही नहीं होगा। पर उसे क्या पता था कि अब एलिस अपग्रेड होने के बाद उससे मजाक भी कर सकती थी और उसकी टांग भी खींच सकती थी। वानी ने कहा कि मैं भी इन रोज 2 के ड्रम से परेशान हो गई हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ एक्टिंग करके इस सिचुएशन से निकलना चाहती हूँ। अब आगे से मुझे भी कोई परेशान नहीं करेगा। विराट को भी उसकी बात सही लगी। विराट ने उससे मुस्कुराते हुए कहा अगर अब तुम अभी मेरे पास से दूर नहीं हुई तो शायद मैं अपने आप पर और कंट्रोल ना रख पाऊं। विराट की बात समझ आते ही वानी के गाल शर्म से लाल हो गए। वानी ने उससे दूर हटते हुए कहा सॉरी। उनके बीच के ये पल उस मिलिट्री कैंपस में आग लगाने के लिए काफी थे। उसके बाद वानी ने विराट से कहा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ब्लॉक की तरफ ले जाने लगी। ये देखकर तो कुछ लोग अपना मन समझाने के लिए ये सोच रहे थे कि ये दोनों शायद एक्टिंग कर रहे हैं। अब उनकी भी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। अन्ना ने मन ही मन कहा इस लड़के को तो मैं जान से मार डालूंगा। इसने मेरी वानी को मुझसे छीना है। मैं इससे इसकी जिंदगी ही छीन लूंगा। जब वानी और विराट वहां से जा रहे थे तो विराट ने देखा कि सभी उसे घूर घूर कर देख रहे हैं। विराट को समझ आ गया था कि वो आधे से ज्यादा मिलिट्री कैंपस के लड़कों का दुश्मन बन गया है। विराट उन लड़की की आंखों में अपने लिए बढ़ती हुई नफरत को साफ देख पा रहा था। उसने मन ही मन अपने आप से कहा ये वानी तो कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट निकली। खुद तो इस सिचुएशन से बाहर निकल गई और मुझे ऐसा फंसा दिया कि मैं अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। उसने खुद से ही कहा छोड़ विराट जो होगा देखा जाएगा। विराट ने देखा कि दूर से एक लड़का भागते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। क्या ये वानी का माँ था? क्या वो सच में विराट से प्यार करने लगी थी? क्या एलिस अपग्रेड हो गई थी? वो लड़का कौन था जो विराट की तरफ दौड़कर आ रहा था? क्या वो लड़का विराट को मारना चाहता था? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट जेके स्टोरी चैनल पर। एपिसोड 16 न्यू वेपन। विराट ने देखा कि दूर से एक लड़का भागते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। वो लड़का जैसे ही विराट के पास आया वानी उसके सामने आ गई। वानी ने उस लड़के से कहा तुम क्या करने की सोच रहे हो? उस लड़के ने वानी से कहा तुमसे मतलब अब मेरे रास्ते से हटो। वानी को उसका लेवल पता था, वो उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी, पर वो विराट को भी ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। वो अभी इसी असमंजस में थी कि क्या करे, तभी उसके पीछे से विराट ने कहा वो मेरा फ्रेंड है। जैसे ही विराट आगे आया वो लड़का विराट के गले लग गया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो लड़का कोई और नहीं था, मोक्ष बजाज था। उसने विराट से कहा आज तुम्हारी वजह से मैं इस कैंपस में फर्स्ट रैंक पर आया हूँ। अगर तुम उस दिन मेरी हेल्प नहीं करते तो आज मैं इस कैंपस में ही नहीं, शायद इस दुनिया में भी नहीं होता। वानी मोक्ष की बात सुनकर हैरान थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि मोक्ष का कहने का मतलब क्या है। क्या इसके लेवल बढ़ने के पीछे विराट का हाथ है? पर विराट ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो खुद ऑलमाइटी सोल लेवल पर है। वो जितना विराट के बारे में सोचती, विराट उसे उतनी ही बड़ी पहेली लगता। मोक्ष ने विराट से कहा अब मैं तुम्हारी इस मेहनत को वेस्ट नहीं जाने दूंगा, चाहे दूसरे बेस पर मुझे अपनी जान से ही खेलना क्यों ना पड़े। अब मुझे अपने रूम में जाकर पैकिंग भी करनी है। बस मुझे यही डर था कि शायद मैं बेस से जाने से पहले तुमसे ना मिल पाऊं, पर तुमसे मिलने के बाद मेरा ये डर भी खत्म हो गया। उसके बाद उसने वानी की तरफ देखकर कहा स्वीट हार्ट आई लव यू। ये सुनकर विराट भी हैरान हो गया। मोक्ष ने आगे कहा अभी जो हुआ था उस ड्रम को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और वैसे भी तुम विराट के टाइप की नहीं हो, तुम मेरे लेवल की हो और मेरे लिए बिल्कुल अपरफेक्ट। तो मिस परफेक्ट आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? वैसे भी मैं लेट हो रहा हूँ। मोक्ष ने उसकी तरफ एक कार्ड बढ़ाते हुए कहा ये मेरा कॉन्टैक्ट नो है, जब तुम अपने जवाब के लिए शो हो जाओ तो मुझे बता देना। उसने विराट को गले लगाया और फिर उसने वानी को गले लगाकर उसके कानों में कहा लव यू मेरी जान। उसके बाद मोक्ष बड़ी फू से वहां से निकल गया। वानी को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि उसके साथ ये क्या हुआ। विराट भी मोक्ष की हिम्मत देखकर मुस्कुरा रहा था। विराट ने मन ही मन में कहा कि अब मोक्ष सच में स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला लड़का बन गया है। वहां का दृश्य देखकर सभी लड़के फिर से हैरान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। वो तो पहले ही शौक थे जब विराट और वानी एक दूसरे के गले लगे थे, और अब ये मोक्ष और वानी। अना का तो बस बहुत जोर से रोने का मन कर रहा था। विराट और वानी भी वहां से निकल जाते हैं। निधि पाठक को 9th मिलिट्री कैंपस द ह्यूमंस डेस्टिनी पर आए कुछ दिन बीत गए थे। वो वाइकाउंट सोल लेवल के हाई स्टेज पर थी। निधि बस सुप्रीम सोल लेवल से कुछ ही पॉइंट से दूर थी। निधि का कुछ दिनों से किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। उसने आज एक न्यू टीम भी ज्वाइन की थी। कल वो सभी एक बीस्ट को मारने के लिए मिशन पर जाने वाले थे। निधि की बहन जोया को अभी तक पता नहीं लगा था कि निधि आखिर चली कहाँ गई, क्योंकि कुछ दिनों से वो कैंपस में नहीं आई थी। जोया किंग सोल लेवल के बिल्कुल पीक पर थी। वो कभी भी वाइकाउंट सोल लेवल पर पहुंच सकती थी। उसे इस बात का बहुत घमंड था और इस बात की जलन भी थी कि निधि भी उसके साथ किंग सोल लेवल पर थी। पर उसे कहां पता था कि निधि अब वाइकाउंट सोल लेवल के पीक पर पहुंच गई है। जोया वाइकाउंट लेवल पर जाने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। अगर वो ऐसे ही मेहनत करती रही तो वो 1 मंथ के अंदर वाइकाउंट लेवल पर पहुंच सकती थी। विराट की बहन भी फर्स्ट मिलिट्री कैंपस में आ चुकी थी। उसने अपने पहले दिन ही एक प्राइमरी सोल लेवल के बीस्ट का शिकार कर लिया था। वो एक बड़ा सा फ्रॉग बीस्ट था।
उसे वेदिका ने बड़ी चालाकी से मारा था। वेदिका को पृथ्वी ग्रह पर आना काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा था। उसे भी अपने भाई की तरह अकेले ही रहना पसंद था। वो शिकार पर अकेले ही जाती थी। विराट को वानी अपने कमरे में ले गई थी। रास्ते में वो बस उसी के बारे में सोच रही थी जो मोक्ष ने उसके साथ किया था। विराट ने उससे कहा, वैसे मोक्ष अच्छा लड़का है, शायद ही बाद में तुम्हें कोई मोक्ष से अच्छा लड़का मिले। वो वानी को ये सब इसलिए कह रहा था ताकि वानी उससे कोई उम्मीद ना रखे, क्योंकि उसे तो बार-2 बस निधि की ही याद आती थी। वानी ने विराट से कहा, उसके बारे में तो वक्त ही बताएगा कि मोक्ष मेरे लिए कैसा लड़का है। मुझे तुम ये बताओ कि 4 दिनों से तुम थे कहाँ? विराट ने कहा, मैं तो यही कैंपस के बाहर ही था। मुझे कैंपस में रहने में घुटन सी फील होती है, लेकिन कैंपस के बाहर की बात ही कुछ और है। वैसे भी मैं पहले पृथ्वी ग्रह पर 1 महीना बिता चुका हूँ। वानी ने विराट से कहा, ये तो मुझे भी पता है कि तुम पृथ्वी पर 1 महीना बिता चुके हो, पर कैसे मुझे तुमसे ये जानना है, क्या तुम्हें पृथ्वी ग्रह पर अकेले रात में डर नहीं लगता? विराट ने कहा, नहीं तो मुझे क्यों डर लगेगा? दिन की जगह रात को पृथ्वी ग्रह पर ज्यादा शांति होती है। वानी ने उससे कहा, अगर किसी दिन तुम्हें सोते हुए किसी बीस्ट ने अपना डिनर बना लिया तो? विराट ने कहा, होने को तो कुछ अभी हो सकता है। क्या पता कोई बड़ा सा बीस्ट कब इस मिलिट्री कैंपस पर हमला कर दे, क्या पता। वानी ने कहा, तुमसे कुछ पूछना वेस्ट है। बस मेरा एक क्वेश्चन और है, तुमने मोक्ष की हेल्प कैसे की थी? विराट ने उसका जवाब पहले ही सोच रखा था। विराट को पता था कि उससे कोई भी मोक्ष के बारे में पूछ सकता है। उसने कहा, जब मैं तुम्हारी हेल्प करके आगे जंगल में निकल गया तो मुझे वो लड़का किसी अजीब से पर से लड़ते हुए मिला। वो पसी 1 फुट ही बड़ा था। विराट ने आगे कहा, मैंने उस पर को मारने में मोक्ष की हेल्प की थी। उसके बाद जब मोक्ष ने पकाकर उसका मीट कंज्यूम किया तब उसने बताया कि ये पतो किंग्स लेवल का बीस्ट है। उसने मुझसे भी उस बीस्ट को शेयर करने के लिए कहा, पर मैंने उससे माना कर दिया। फिर मैं वहां से निकल गया। उसके बाद आज मैं उस मोक्ष से तुम्हारे सामने मिला हूँ। विराट ने वानी से कहा, तुम्हें और कुछ पूछना है या मैं अपने रूम में जा सकता हूँ? वानी ने कहा, तुम अब जा सकते हो। विराट वहां से अपने रूम में आ गया। अगली सुबह विराट शॉवर लेकर रेडी हो गया था। एलिस ने उससे कहा, मेरा सिस्टम में अपग्रेडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, अब हम उस क्रोकोडाइल बीस्ट की बॉडी से न्यू वेपन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और अब तुम 8 दिन में एक वेपन रेडी कर सकते हो। विराट एलिस की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वो सुबह -2 ही थोड़ी देर में उस बीस्ट की बॉडी के पास पहुंच गया था। उसकी बॉडी वहां पर पहले जैसे ही पड़ी थी। एलिस ने विराट से कहा, अब हम शुरू कर सकते हैं। विराट के सिर के बीचों बीच उसकी थर्ड आई से एक ब्लू रेड कलर की लाइट की बहुत ही डेंजरस रे निकली। उस लाइट रे का रेड कलर उस वॉल्केनो के लावा से मेल खा रहा था। उसके निकलने से वहां के तापमान में भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कुछ देर बाद उस क्रोकोडाइल बीस्ट का बड़ा सा शरीर श्रिंक होने लगा। इस प्रोसेस में विराट को 8 घंटे लग गए थे। वो बहुत थक चुका था। उसके शरीर की पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई थी। विराट बेहोश ही होने वाला था कि तभी एलिस ने कहा, वेपन बनने की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। विराट ने सामने देख तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या वानी को विराट की सभी बातों पर यकीन हो गया था? क्या जोया को निधि के बारे में कुछ पता चल पाएगा? विराट ने ऐसा सामने क्या देखा जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई? क्या विराट ने उस बीस्ट की बॉडी से वेपन रेडी कर लिया था? विराट का आगे का सफर आखिर कैसा होगा? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट जेके स्टोरी चैनल पर। एपिसोड 17, निधि की जान कटरे में। एलिस ने कहा, वेपन बनने की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। विराट ने सामने देख तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। विराट के सामने एक क्रॉसबो था जो हल्के ग्रीन कलर का था। उस पर रेड कलर की धारियां बनी हुई थी। वो क्रॉसबो उन रेड कलर की धारियों की वजह से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो दहकते हुए लावा में से निकला हो। उस क्रॉसबो को देखकर विराट की आंखें चमक गई। वो क्रॉसबो देखने में ही पावरफुल लग रहा था। एलिस ने कहा, ये क्रॉसबो सेलेस्टियल लेवल का है, इसे अपग्रेड भी किया जा सकता है। इसका एरो अनडिस्ट्रॉयड है और तुम इसे जितनी बार भी फायर करोगे ये अपने एम को हिट करने के बाद तुम उसे अपने माइंड से वापस बुला सकते हो। ये तुम्हारे माइंड से कनेक्ट है और इसे तुम एबिलिटी पॉइंट से अपग्रेड भी कर सकते हो। इतना सुनने के बाद तो विराट की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने उस क्रॉसबो को अपने स्टोरेज ऑब्जेक्ट में रखा और खुशी में उछलता कूदता हुआ वहां से निकल गया। वो चलते चलते रेगिस्तान वाले इलाके में पहुंच गया था। जैसे ही वो आगे जाने के लिए बढ़ा तभी उसके सीने में बहुत तेज दर्द हुआ और वो सीना पकड़कर वही गिर गया। निधि और उसकी टीम बीस्ट का शिकार करने के लिए 9th मिलिट्री कैंपस से निकल चुके थे। निधि उन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल थी। वो वाइकाउंट लेवल के फाइनल स्टेज पर थी। वाइकाउंट लेवल पर पहुंचने पर उसका आर्मर भी अपग्रेडेड हो गया था। वो सभी एक चना के पास पहुंच गए थे। आश्चर्य की बात थी कि इस चना के आसपास कोई भी पेड़ पौधे या कोई लाइव चीज नहीं थी। उस चना के आगे की तरफ सी पानी था। उस पानी की गहराई 15 से 18 फीट के आसपास होगी। सबने उसे तैरकर पार किया। वो सभी उड़कर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते थे। ये देखकर निधि को थोड़ा खतरे का आभास हो रहा था। कुछ दूर ऊपर की और चलने पर उन्हें एक बड़ी सी टनल दिखाई दी। उनके टीम के लीडर ने कहा कि यही है वो टनल जिसमें वो बीस्ट रहता है। उसको बहुत लोगों ने इस एरिया के आसपास देखा है। अगर हमने इसे मार दिया तो समझ लेना हमारे हाथ ऐसा खजाना लगेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। उसकी बात सुनकर सब लालच में आ गए और वो बेवकूफ लीडर सोच रहा था कि वो सब मिलकर उस बीस्ट को मार देंगे। निधि को उस लीडर की बात पसंद नहीं आई थी। उस लीडर को बीस्ट के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। निधि ने कहा, पहले हमें उस बीस्ट के बारे में कुछ जानकारी करनी चाहिए, उसके बाद हमें उस पर हमला करना चाहिए। अभी ना तो हमें उसकी कमजोरी के बारे में पता है, ना ही उसे हम में से किसी ने देखा है। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि पहले हमें उसकी छोटी से छोटी डिटेल करनी चाहिए। सभी को निधि की बात ठीक लग रही थी, पर तभी उस लीडर ने कहा, अगर हमने ज्यादा देर करी तो क्या पता उस बीस्ट को यहाँ आकर कोई और मार दे और हमारा खजाना भी लूट जाए। खजाने का नाम सुनकर उन लोगों की आंखों पर फिर से लालच की पड़ गई। सबने अंदर चलने का निर्णय लिया।
अब निधि भी कुछ नहीं कर सकती थी, वो भी धीरे -2 उनके पीछे -2 उस टनल में अंदर की तरफ जाने लगी। अभी वो थोड़ा ही अंदर गए थे कि उन्हें वहां काफी तेज चीख की आवाज सुनाई देने लगी। सबसे पहले निधि ने वापस बाहर की तरफ दौड़ लगाई। उसे वो आवाज बढ़ती सुनाई दे रही थी। उसके सेंसेस काफी तेज हो गए थे। निधि ने उस आवाज से अंदाजा लगा लिया था कि वो बीस्ट बहुत ही तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। इसलिए उसने वापस पीछे दौड़ना शुरू किया था। वो लीडर निधि और बाकी सभी को वापस दौड़ते देखकर गुस्से से तिलमिला गया। पर उस अकेले के पास भी सिवा दौड़ने के और कोई चारा नहीं था। सभी उस टनल से बाहर निकलने ही वाले थे कि उन्हें अपने पीछे बहुत तेजी से दौड़ने की आवाज आने लगी, जैसे कि काफी सारे बीस्ट उनके पीछे दौड़ रहे हो। उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तब उन्हें समझ आया कि एक बहुत बड़ी चींटी उनके पीछे दौड़ रही है। उसके बहुत सारे पैर है। वो चींटी साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। उन सभी ने इतना बड़ा बीस्ट आज तक नहीं देखा था। जैसे ही सब बाहर निकले उस चींटी ने उनकी तरफ अपने मुंह से कुछ बहुत ही तेजी से फेंका। उस चींटी ने अपने मुंह से अपने डंक फेंके थे, जिन्होंने 2 लोगों को घायल कर दिया था। वो डंक 2 लड़कों के तो पैरों में लगे थे, जिससे वो वही टनल के बाहर गिर गए थे। निधि ने जब उन्हें ऐसे वहां गिरते देखा तो उसने जल्दी से उनकी हेल्प के लिए वापस दौड़ लगाई और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ एक एक करके उन्हें चना से नीचे पानी में फेंक दिया। उसने उन लोगों की जान तो बचा ली थी, पर उनकी हेल्प करने की वजह से वो सबसे पीछे रह गई थी। सब अपने विंग्स की हेल्प से उड़कर वहां से दूर जा चुके थे। जैसे ही निधि भी उड़ने के लिए रेडी हुई, एक डंक सीधा जाकर निधि की पीठ में लगा था। उस आमा की वजह से वो सीने को चीर कर तो नहीं निकल पाया, पर वो निधि के हाथ के बहुत करीब लगा था। निधि दर्द से चीख उठी। सभी लोग को निधि की चीख सुनाई दी थी, पर किसी ने वापस जाने की हिम्मत नहीं की। निधि दर्द से कहराते हुए उसी चन्ना पर गिर गई थी। वो चींटी बस निधि को देखे जा रही थी। वो उस टनल से बाहर नहीं आ रही थी। वो तेज -2 चींची की आवाज निकाल रही थी। निधि को उसे देखकर ये तो समझ आ गया कि वो बीस्ट सन की रोशनी में बाहर नहीं आ सकती। निधि दर्द से झपटता रही थी। वो डंक लगने से निधि को जो पेन का एहसास हुआ था, उसी टाइम विराट को भी अपने सीने में उतना ही पेन फील हो रहा था। वो भी जमीन पर गिरकर दर्द से छटपटा रहा था। एलिस ने उससे कहा, शायद तुम्हारी लाइफ किसी और की लाइफ से कनेक्टेड है। वो इस टाइम बहुत ही खराब हालत में है, इसलिए वही दर्द तुम्हें फील हो रहा है। विराट ने कहा, अगर ऐसा है तो क्या तुम मुझे उसके पास ले जा सकती हो। विराट को बोलना भी बहुत मूल्य हो रहा था, इसलिए वो अभी कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहता था। एलिस ने कहा कि हाँ, मैं लेकर जा सकती हूँ। एलिस ने उससे कहा, क्या तुम व्हाइट स्नेक ड्रैगन को बुलाना चाहोगे। विराट ने कहा, नहीं, मेरी स्पीड उससे 10 टाइम्स ज्यादा है। एलिस ने आगे कहा, क्या तुम ऐसी हालत में फ्लाई कर सकते हो। वो पहले ही अपने व्हाइट स्नेक ड्रैगन एवोल्यूशन के अवतार में था। विराट अपने पेन को टॉलरेट करते हुए खड़ा हुआ और उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर बहुत ही रफ्तार में उड़ान भरी। उसकी रफ्तार की आवाज ऐसी थी कि जैसे कोई मिसाइल हवा को चीरते हुए जा रही हो। आसमान में हवा को चीरने की आवाज दूर -2 तक गूंज रही थी। सभी बीस्ट आसमान की तरफ देखकर दहाड़ रहे थे। बर्ड बीस्ट भी उसकी रफ्तार की तुलना नहीं कर पा रहे थे। एक ईगल बीस्ट ने विराट को पकड़ने के लिए अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी, पर विराट उसकी आंखों के सामने से 1 सेकंड में इनविजिबल हो गया। एलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था कि विराट इतने पेन में भी इतनी रफ्तार और बैलेंस को मेंटेन करके उड़ रहा है। दूसरी तरफ दर्द से निधि का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके होठ सूख गए थे। निधि का काफी ब्लड लॉस हो गया था। निधि सोच रही थी कि अगर वो उनकी हेल्प नहीं करती तो आज वो सही सलामत होती, पर निधि ऐसी ही थी, वो किसी को परेशानी में नहीं देख सकती थी। लोगों ने कितनी बार तो उसकी इस आदत का फायदा उठाया था, पर फिर भी उसने कोई बदलाव नहीं आया था। उसने खुद से ही कहा, शायद मेरा सफर यही तक था। तभी उसे विराट की याद आ गई। वो नहीं जानती थी कि इस समय भी उसे विराट की याद क्यों आ रही है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शायद वो विराट से दिल ही दिल में प्यार करने लगी थी, या कुछ और वो खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि ये फीलिंग्स किस ओर इशारा कर रही है। उन दोनों के बीच आखिर रिलेशन क्या है, इसी बारे में सोच सोच कर वो पिछले कुछ दिनों से बहुत उदास थी और अब उससे मिले बिना ही बहुत दूर जा रही थी, हमेशा -2 के लिए उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर। क्या विराट निधि को बचा पाएगा? क्या वो समय पर निधि के पास पहुंच पाएगा? क्या निधि विराट से प्यार करने लगी थी? क्या वो विराट को छोड़कर जाने वाली है? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट जेके स्टोरी चैनल पर। एपिसोड 18, विराट ने बचाया निधि को। विराट के बारे में सोच सोचकर वो पिछले कुछ दिनों से बहुत उदास थी और अब उससे मिले बिना ही बहुत दूर जा रही थी, हमेशा -2 के लिए उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर। उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा था। उस डंक के पीठ में लगे रहने की वजह से उसकी बॉडी अपने आप को हील भी नहीं कर पा रही थी, और अगर वो खुद उस चींटी के डंक को खींचकर निकालती तो हील होने से पहले ही उसके शरीर का पूरा ब्लड लॉस हो जाता। उसने अलाइव रहने की उम्मीद तो पहले ही छोड़ दी थी। अब बस वो अपनी सांसों के टूटने का इंतजार कर रही थी। वैसे भी वो अपनी फैमिली के लिए इस दुनिया में बोझ के अलावा और कुछ नहीं थी। अब वो बस शांति से ये दुनिया छोड़कर जाना चाहती थी। उसकी धड़कनें स्लो हो ही रही थी कि तभी उसके कानों में आकाश को फाड़कर रख देने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बढ़ती जा रही थी। हवा को चिरकर रख देने की आवाज किसी के भी शरीर को अंदर तक कांपने पर मजबूर कर दे। अभी निधि के टीम के लोग भी ज्यादा दूर नहीं पहुंचे थे। उस आवाज को सुनकर वो भी कांप गए और उन्होंने अपनी स्पीड और बढ़ा ली। निधि को सामने से ब्लू ग्रीन सी लाइट आसमान को चीरते हुए अपनी तरफ आती हुई दिख रही थी। उसकी आवाज के डर से वो चींटी भी अपने बिल में वापस भाग गई थी। विराट आकर निधि के पास उतरा। निधि बिना हिले बस उसे ही देखे जा रही थी। पता नहीं क्यों निधि को ऐसी हालत में देखना उससे टॉलरेट नहीं हो रहा था। जो पेन विराट को हो रहा था, ये दृश्य उससे लाख गुना ज्यादा दर्दनाक था। विराट ने उसे अपनी बाहों में उठाया और उसे समतल जगह पर ले जाकर लिटाया। एलिस ने विराट से कहा कि तुम इस स्टिंग को इसके पीठ से निकालकर इस घाव को अपनी ब्लू ग्रीन लाइट बीम से कुछ हद तक हील कर सकते हो, जिससे ये 1 आवर तक अलाइव रह पाएगी। उसके बाद तुम्हें किसी स्ट्रॉन्ग बीस्ट कम से कम सुप्रीम सोल लेवल के एबिलिटी पॉइंट्स इसे ट्रांसफर करने होंगे, जिससे
इसकी बॉडी में एनर्जी स्टोर हो पाएगी और तब जाकर ये अपनी बॉडी को हील कर पाएगी। पर तुम्हें थोड़ी जल्दी करनी होगी, ये किसी भी वक्त डाइड हो सकती है। विराट ने उस डंक स्टिंग को निधि की पीठ से निकाला। उसके बाद एलिस ने आगे की प्रोसेस शुरू कर दी। विराट के सिर से न ब्लू लाइट की हल्की सी रे निधि की पीठ पर लगी। उससे निधि दर्द से करहा उठी। उसके दर्द को देखकर विराट अपना दर्द भूल चुका था। हालांकि उतना ही दर्द विराट को भी हो रहा था। कुछ ही सेकंड्स में हीलिंग प्रोसेस पूरी हो गई। निधि बेहोश हो चुकी थी, पर उसकी सांसें चल रही थी। अब विराट के आंखों में लावा की तरह जलती हुई आग साफ दिखाई दे रही थी। उसकी थर्ड आई का डिजाइन बिल्कुल रेड कलर का हो गया था। विराट निधि को वही लिटाकर सीधा उस टनल में घुस गया था। उस चींटी को आभास हो गया था कि कोई खतरा उसके करीब आ रहा है, इसलिए वो उस टनल में बहुत नीचे भाग गई थी। पर विराट उसे कहां छोड़ने वाला था। विराट ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी, लेकिन अंदर टनल में काफी सारे अलग दो रास्ते निकल रहे थे। कोई राइट जा रहा था, कोई लेफ्ट। विराट ने उस बीस्ट की काफी तलाश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसकी नजर चमकते हुए ब्लैक स्टोन्स पर पड़ी। विराट ने पास जाकर उन स्टोन्स को ध्यान से देखा तो एलिस ने उसे बताया कि ये उस एंट बीस्ट के एग है। विराट के पास बस 18 मिनट्स ही रह गए थे। उसने जल्दी से उन हथेली के साइज के एग्स को अपने स्टोरेज ऑब्जेक्ट में डाला और टनल से बाहर जाने लगा। उसे टनल से बाहर निकलने में 10 मिनट लग गए। विराट ने जल्दी से बाहर जाकर सबसे पहले स्टोरेज ऑब्जेक्ट में से एक वाटर बॉटल निकालकर निधि के फेस पर पानी के छींटे मारे। जब उसे हल्का सा होश आया तो विराट ने एक स्टोरेज ऑब्जेक्ट से निकालकर उसे ऊपर से थोड़ा सा फोड़ा और उसका योग फ्लूइड निधि को पिला दिए। ऐसे ही उसने दूसरा एग भी निकालकर निधि को उसका योग फ्लूइड पिला दिया। उसके बाद विराट निधि को उठाकर एक सेफ सी जगह ले गया। वहां से थोड़ी सी आगे एक बड़ा सा वृक्ष था। उसने निधि को उस वृक्ष की मोटी सी डाल पर लिटा दिया। 5 से 6 घंटे बाद निधि को होश आया। उसे भी सही नहीं हुआ कि वो अभी भी दा है। उसने अपनी पीठ पर हाथ लगाया तो उसकी पीठ पर कोई घाव नहीं था। तभी उसके सिस्टम से आवाज आए, आपने एंट बीस्ट के एग से एबिलिटी पॉइंट कंज्यूम किए हैं। आपने वाइकाउंट लेवल कंप्लीट कर लिया है। अब आप सुप्रीम सोल लेवल के फाइनल स्टेज पर हो। ये सुनकर निधि अपने सामने बैठे हुए शख्स को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी, पर उसका ध्यान कहीं और ही था। वो सोच रही थी कि इसे कैसे पता चला कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ। पर विराट तो निधि को होश में देखकर बहुत खुश था। निधि का ध्यान किसी और जगह था, नहीं तो ऐसे विराट को मुस्कुराते देखकर वो उसे पागल ही समझती। विराट ने उससे पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? विराट की आवाज उसके कानों में पड़ी, तब जाकर वो होश में आए। उसने विराट से कहा कि अब मैं ठीक हूँ। निधि ने विराट से आगे कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं परेशानी में हूँ? विराट ने कहा कि तुम जब भी किसी परेशानी में रहोगी तो मुझे पता चल जाएगा। पता नहीं कैसे, पर जब भी तुम पर कोई मुसीबत आती है तो मेरी इंस्टिंक्ट एबिलिटी मुझे वार्न कर देती है कि कुछ गलत है और वो ही मुझे वहां पर लेकर जाती है। निधि ने कहा, ऐसा भी कुछ होता है? विराट ने उससे कहा, बिल्कुल होता है। वैसे तुम कौन से लेवल पर हो? निधि ने पूछा। विराट ने कहा, अभी तुम्हें मिनरल लेवल समझ नहीं आएगा। विराट ने उससे कहा, वैसे तुम अकेली वहां क्या करने गई थी? निधि ने उसे सारी बात बता दी, कैसे उसकी टीम उसे छोड़कर भाग गई। विराट ने कहा, तुम हमेशा ही दूसरों को बचाने के लिए मुसीबत में पड़ती रहती हो। तुम्हें अपना भी ध्यान रखना चाहिए, आखिर तुम्हारी भी फैमिली होगी जिसे हमेशा तुम्हारी चिंता लगी रहती होगी। फैमिली का नाम सुनते ही उसके हंसते हुए चेहरे पर एकदम से उदासी छा गई। उसकी आंखें नम हो गई। विराट ने उसके बदलते एक्सप्रेशन नोटिस कर लिए थे, पर उसने निधि से कुछ नहीं कहा। आज राइडन ग्रह पर एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में सभी हायर रैंक के मिलिट्री ऑफिसर्स और रिचेस्ट फैमिलीज के हेड मौजूद थे। वो सभी एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए थे। एक लड़की जो दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी, वहां सबके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में एक फाइल और एक लैपटॉप था। उसने लैपटॉप की सना कॉन्फ्रेंस हॉल में लगी बड़ी सी डिस्प्ले के साथ स्क्रीन कास्ट की। उसके बाद सभी के सामने एक पिक्चर उस बड़ी डिस्प्ले में ओपन हुई। उस पिक्चर को देखकर सभी के चेहरों के रंग बदल गए। सभी के सिरों से टपकता पसीना साफ देखा जा सकता था। किसी को भी इस परेशानी का सल्यूशन नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद उस लड़की ने उस इमेज को जूम करके सभी को दिखाया। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। उस इमेज में एक स्पेसशिप थी, उसमें ह्यूमंस को बंधक बनाया गया था। उस इमेज को जूम करने पर सभी ह्यूमन साफ दिखाई दे रहे थे। उसके बाद लड़की ने कहा, ये इमेज हमारे प्राइवेट सैटेलाइट से ली गई है। इन्होंने इन सभी ह्यूमंस को पृथ्वी से उठाया है। हमने इन्हें ट्रेस करने की भी कोशिश की है। इनकी एक्यूरेट लोकेशन का तो हमें पता नहीं चला है, पर इतना जरूर पता लगा है कि ये किस जगह के आसपास है। पर हमारे पास कोई ऐसी टीम नहीं है जो इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके। आखिर वो स्पेसशिप किसकी थी? इन ह्यूमंस को पृथ्वी से कौन अगवा कर रहा है? ये लोग कौन है और ये ह्यूमंस को अगवा करके उनके साथ करना क्या चाहते हैं? क्या विराट इस मैटर में कोई हेल्प कर पाएगा? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट जेके स्टोरी चैनल पर। एपिसोड 19 राइडन ग्रह इन डेंजर सिचुएशन। इन्होंने इन सभी ह्यूमंस को पृथ्वी से उठाया है। हमने इन्हें ट्रेस करने की भी कोशिश की है। इनकी एक्यूरेट लोकेशन का तो हमें पता नहीं चला है, पर इतना जरूर पता लगा है कि ये किस जगह के आसपास है। पर हमारे पास कोई ऐसी टीम नहीं है जो इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके। सभी हाई लेवल के मिलिट्री ऑफिसर इस परेशानी का कोई हल नहीं खोज पा रहे थे। तभी उस लड़की ने कहा, मेरे पास एक सोल्यूशन है। सभी उस लड़की की बात ध्यान से सुन रहे थे। उस लड़की का नाम अदिति सेन था। वो लड़की सुप्रीम सोल लेवल के फाइनल स्टेज पर थी। उसकी उम्र 20 साल थी। वो मिलिट्री में रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट पर थी। अदिति ने आगे कहा, अभी कुछ 6 दिन पहले न्यूज वायरल हुई थी कि एक लड़के ने अकेले ही 10 दैत्य बीस्ट्स को मारा था। अगर ये न्यूज सच निकली तो उस लड़के की तलाश करो, शायद वो हमारी कुछ हेल्प कर सके। सभी को उसका सुझाव अच्छा लगा। काफी बड़े लेवल पर उसकी तलाश शुरू हो गई थी। मीटिंग फिनिश हो चुकी थी। वही निधि ने जब फैमिली का नाम सुना तो उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसके बाद निधि ने कहा, मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे पसंद करता है।
विराट को उसकी बात समझ नहीं आई। निधि ने आगे कहा, तुमने पाठक फैमिली के बारे में सुना है? विराट ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, वही पाठक फैमिली ना, जो राइडन ग्रह की पावरफुल फैमिलीज में से एक है, जो हाई क्लास की न्यूट्रिशन पिल्स बनाते हैं। उनका बिजनेस पूरे राइडन ग्रह पर फैला हुआ है। निधि ने कहा, मैं उसी फैमिली की छोटी बेटी हूँ। ये सुनकर विराट को कोई खास हैरानी नहीं हुई। बस वो तो यही सोच रहा था कि इस डिफरेंस की वजह से कहीं आगे उनके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो बस। निधि ने आगे कहा, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी दादी का उस दिन स्वर्गवास हो गया था। इस रीजन की वजह से घर में सब मुझसे नफरत करते हैं। मुझे अपने घर गए 3 साल हो गए हैं, पर आज तक किसी ने एक बार भी कॉल करके मेरी खोज खबर तक नहीं ली। मैं भी अब उस फैमिली से दूर रहकर ही खुश हूँ। और इतना कहने के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विराट को उसके बारे में सुनकर काफी बुरा फील हो रहा था, पर वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। उसने निधि से कहा, जब तुम्हें वो फैमिली याद तक नहीं करती तो ऐसी फैमिली के लिए क्यों आंसू बहाना। उसकी बात निधि को बिल्कुल असही लगी। कुछ देर बाद निधि नॉर्मल हो गई थी। रात होने वाली थी। उसने निधि से कहा, चलो तुम्हें तुम्हारे कैंपस पर छोड़ दूं। उसके बाद निधि ने कहा, वैसे मैंने तुम्हें थैंक्स तो बोला ही नहीं। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, ड्यूक को वैसे भी खूबसूरत लड़कियों से थैंक्स सुनने की आदत नहीं है। उसकी बात से निधि भी मुस्कुराने लगी। निधि ने उससे कहा, अगर मैं तुम्हें बुलाना चाहूँ तो तुमसे कांटेक्ट कैसे करूँ? ड्यूक ने कहा, बस मुझे किसी भी मुसीबत में दिल से याद कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। उसके बाद उसने निधि को उसके 9th मिलिट्री कैंपस द ह्यूमंस डेस्टिनी बेस के पास छोड़ दिया था और रात बिताने के लिए एक अच्छी सी जगह देख ली थी। 4th मिलिट्री कैंपस में वानी विराट को देखने के लिए अपने रूम से बाहर गई। उसने देखा कि विराट अभी तक नहीं आया था। वो समझ गई विराट आज भी नहीं आने वाला है। एक अनजान सी जगह पर कुछ अजीब से दानव जैसे लोग अपनी भाषा में बात कर रहे थे। इनके पीछे का इतिहास कुछ ऐसा है। कहा जाता है कि इनके एंसेस्टर्स जो 2 ब्रदर्स थे, उन्होंने ऐसा लेवल हासिल किया था जिसे आज तक कोई हासिल नहीं कर पाया था। उनके बारे में तरह -2 की अफवाह थी, लेकिन एक दिन उन दोनों में से एक की डेड बॉडी मिली और एक का आज तक पता नहीं चला है। जिसकी डेड बॉडी मिली थी उसके साथ एक लेटर भी था। उस पर लिखा किसी के समझ तो नहीं आया, पर उस पर पृथ्वी ग्रह का चित्र जरूर था। ये लोग टाइरस ग्रह के वासी थे। इन्होंने उसके बाद पृथ्वी ग्रह पर हमला कर दिया, पर आज तक उनके एंसेस्टर्स की डेड बॉडी की गुत्थी नहीं सुलझी है। कुछ अजीब से दानव जैसे विचित्र लोग अपनी भाषा में बात कर रहे थे। उसमें से एक ने कहा, अब राइडन ग्रह अच्छे से ग्रोथ कर चुका है, उसे डिस्ट्रॉय करने का वक्त आ गया है। अभी राइडन ग्रह ह्यूमंस के बसाए ग्रहों में से ये सबसे कमजोर ग्रह है। हमने अपनी स्पेसशिप से उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। इसकी वजह से उनके मन में खौफ पैदा हो गया होगा। राइडन ग्रह के ह्यूमंस को तो अभी तक यही नहीं पता कि सुप्रीम सोल लेवल से भी ऊपर कोई लेवल है। एक और विचित्र आदमी ने कहा, सटा, हमारे 10 दैत्य बीस्ट्स का कुछ पता नहीं चला है। वो सभी पृथ्वी ग्रह से गायब है। सटा ने कहा, कोई ह्यूमन तो उन्हें मार नहीं सकता, जरूर वो किसी बीस्ट का शिकार हो गए होंगे। सटा ने कहा, कल राइडन ग्रह पर हमला करेंगे। ध्यान रखना, ये हमला बस ह्यूमंस को डराने के लिए होना चाहिए। 20 दैत्य बीस्ट और एक मल्हार बीस्ट को ले जाना। सबसे ज्यादा ह्यूमंस के टेलीपोर्ट स्टेशन पर हमला करना, जिससे पृथ्वी ग्रह के ह्यूमंस राइडन ग्रह पर ना आ पाए। तभी एक विचित्र आदमी बोला, सटा, हम 2 टीम बनाकर उन पर हमला करेंगे। एक टीम टेलीपोर्ट स्टेशन पर हमला करेगी और दूसरी टीम है ह्यूमंस की चिल्ड्रन एकेडमी पर हमला करेगी। सटा उसकी इंटेलिजेंस से बहुत खुश हुआ। सटा 10th ग्रेड पर था। उस सटा की पावर इतनी थी कि वो अकेला ही राइडन ग्रह पर तबाही ला सकता था। उसके बाद सभी वहां से चले गए। अगली सुबह विराट उठकर उगते हुए सन का आनंद ले रहा था। उसे आज अपनी माँ और बहन वेदिका की याद आ रही थी, इसलिए विराट 4th मिलिट्री कैंपस पर चला गया और वहां से राइडन ग्रह के लिए निकल गया। निधि को भी विराट से मिलना था, इसलिए वो टेलीपोर्ट होकर राइडन ग्रह पर आ गई थी। कोइंसिडेंटली निधि और विराट एक ही स्टेशन पर टेलीपोर्ट हुए थे। विराट को देखते ही निधि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मन ही मन सोच रही थी, पता नहीं क्यों मुझे विराट और ड्यूक दोनों के साथ एक अट्रैक्शन सा फील होता है। विराट भी निधि को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, हेलो मिस एरिस्टोक्रेट, आखिर डेस्टिनी ने हमें दोबारा मिलवा ही दिया। निधि ने कहा, कैसी रही तुम्हारी न्यू जर्नी? विराट ने कहा, मैं तो मिलिट्री बेस से बाहर ही नहीं गया। मुझे पृथ्वी ग्रह पर जाने में डर लगता है। अगर तुम बाहर नहीं जाओगे तो तुम्हारा लेवल कैसे अप होगा? वैसे भी मुझे कौन सा सुपर वॉरियर बनना है जो मुझे लेवल अप करने की जरूरत है? निधि ने कहा, तुम्हारा भी तो कोई एम होगा लाइफ में, सभी का कुछ ना कुछ गोल होता ही है। विराट ने कहा, तुमसे किसने कहा कि मेरा कोई गोल नहीं है? अच्छा तो बताओ क्या गोल है? विराट ने कहा, अभी फिलहाल तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है। निधि ने कहा, अच्छा जी, तुम्हें फ्लर्ट करना भी आता है? नहीं तो मुझे क्या पता फ्लर्ट करना क्या होता है। वो दोनों चलते -2 बात कर रहे थे। वो बस बाहर ही निकालने वाले थे, तभी उसकी इंस्टिंक्ट एबिलिटी एक्टिव हो गई। विराट ने तभी बहुत फू से निधि को धक्का दिया। निधि इससे पहले कुछ रिएक्ट कर पाती, उसको विराट का धक्का लग चुका था। वो विराट की स्पीड और स्ट्रेंथ देखकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विराट ने उसे धक्का क्यों दिया। जब निधि ने गिरते हुए विराट की तरफ देखा था तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। विराट के धक्के देने की वजह से निधि स्टेशन के में दूर से बाहर जाकर गिरी। ज्यादा फोर्स से गिरने की वजह से निधि के एल्बो और नी पर स्क्रीच आ गए थे। तभी विराट की वॉइस उसके कानों में पड़ी, अपना आर्मर एक्टिवेट करो। पता नहीं क्यों पर निधि ने उसकी आवाज सुनकर तभी अपना आर्मर एक्टिवेट कर लिया था। अभी उसके आर्मर ने निधि की पूरी बॉडी को कवर ही किया था कि तभी निधि के सामने ही टेलीपोर्ट स्टेशन में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। देखते ही देखते वो पूरा टेलीपोर्ट स्टेशन आग से जल रहा था जहां अभी विराट खड़ा था। निधि के आंखों से एकदम से आंसू बह निकले। क्या इस ब्लास्ट में टाइरस ग्रह का हाथ था? क्या विराट उस ब्लास्ट में मर गया था? क्या यह हमला टाइरस ग्रह के सटर ने ही करवाया था? क्या राइडन ग्रह अब डिस्ट्रॉय होने वाला था? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट जे के स्टोरी चैनल पर। एपिसोड 20 टेलीपोर्ट स्टेशन पर हमला।
अभी उसके आमा ने निधि की पूरी बॉडी को कवर ही किया था कि तभी निधि के सामने ही टेलीपोर्ट स्टेशन में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। देखते ही देखते वो टेलीपोर्ट स्टेशन का फ्रंट एरिया आग से जल उठा था जहां अभी विराट खड़ा था। निधि के आंखों से एकदम से आंसू बह निकले। निधि ने देखा कि जहां पर विराट खड़ा था वहां अब आग के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। टेलीपोर्ट स्टेशन का वो हिस्सा बंद हो चुका था, पर अभी तक उस स्टेशन के सभी टेलीपोर्ट डिवाइस सेफ थे। यहाँ पर ऑटोमेटिक रेड अलर्ट एक्टिवेट हो चुका था। निधि ने विराट का नाम लेकर चिल्लाने की कोशिश की पर उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। निधि के दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रेड अलर्ट की वजह से उस एरिया में अफरा तफरी मच गई। निधि को तो बहुत बड़ा शॉक लगा था। उसने मान लिया था कि विराट अब अलाइव नहीं है, वो अभी ऑलमाइटी लेवल पर ही है। उसका बचना इम्पॉसिबल है। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विराट को पता कैसे लगा कि यहाँ ब्लास्ट होने वाला था, जबकि सुप्रीम लेवल पर होते हुए भी मुझे भी इसका आभास नहीं हुआ। वो अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी 4 दैत्य दानव उसके पीछे आ गए थे। निधि को जैसे ये आभास हुआ कि उसके पीछे कोई खतरा है, तो वह बड़ी ही तेजी से पीछे की तरफ टर्न हुए। उसने देखा कि उसके पीछे 4 दैत्य बीस्ट खड़े थे। उनके हाथ में भाला था जिस पर व्हाइट कलर के एनर्जी स्टोन लगे हुए थे। निधि को समझने में देर नहीं लगी कि ये इतना बड़ा ब्लास्ट उस छोटे से एनर्जी स्टोन की वजह से हुआ है। अगर एक दैत्य बीस्ट होता तो निधि शायद उसे संभाल भी लेती, पर ये तो 4-4 दैत्य बीस्ट थे जो उस टेलीपोर्ट स्टेशन को डिस्ट्रॉय करने आए थे। अभी उनका काम पूरा नहीं हुआ था। उनके सामने निधि थी। उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कुछ बात की। उसके बाद उनमें से एक दैत्य बीस्ट तो निधि की तरफ बढ़ गया और बाकी 3 उसे क्रॉस करके टेलीपोर्ट स्टेशन के अंदर जाने लगे। निधि उस दैत्य बीस्ट से लड़ने लगी। उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई चल रही थी, पर निधि के गुस्से की आग उस पर भारी पड़ रही थी। बस निधि तो उसे खत्म कर देना चाहती थी। उस दैत्य बीस्ट को भी समझ नहीं आ रहा था कि ह्यूमंस इतने पावरफुल कब से हो गए थे। दैत्य बीस्ट को ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करके ही बनाया गया था, पर उनके माइंड में अपलोड किया था कि वो टाइरस ग्रह के प्रवासी है, इसलिए वो खुद को ह्यूमंस से सुपीरियर मानते थे। और इस वक्त एक ह्यूमन को अपने से पावरफुल देखकर वो दैत्य बीस्ट शॉक था। 18 फीट की हाइट होने पर भी वो उस छोटी सी लड़की को संभाल नहीं पा रहा था। पर उसे क्या पता था कि निधि अपनी पूरी स्ट्रेंथ से हमला कर रही थी। निधि तो गुस्से से पागल ही हो गई थी। वो अभी लड़ ही रहे थे कि तभी टेलीपोर्ट स्टेशन से 2 दैत्य बीस्ट उड़ते हुए हवा में दिखाई दिए। वो दैत्य बीस्ट 500 मीटर दूर जाकर गिरे। वो दोनों दैत्य बीस्ट मर चुके थे। जो दैत्य बीस्ट निधि से लड़ रहा था वो और निधि ये दृश्य देखकर शॉक थे। वो दैत्य बीस्ट जल्दी से टेलीपोर्ट स्टेशन के अंदर भागा, लेकिन जैसे ही वो अंदर एंट्री करने ही वाला था तभी एक एरो उसके सिर को धड़ से अलग करता हुआ निकल गया। निधि इस सीन को देखकर कांप गई। दूसरी तरफ से विराट ने जब उस एरो की स्पीड और पावर को देखा तो वह भी हैरान रह गया। निधि की विजिबिलिटी पावर काफी अच्छी थी, फिर भी उस एरो को पहचानने में उसे कंफ्यूजन हो रही थी। वो मन ही मन कह रही क्या ये एरो था या कुछ और इसकी पावर कौन से लेवल की है जो इसने इस बीस्ट का सिर ही धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद विराट को देखने के लिए जैसे ही वो अंदर गई उसे वहां एक बीस्ट के सिर के चित्रे दिखाई दिए। विराट एक कोने में डरा सहमा बैठा था। विराट को सही सलामत देखकर उसे ऐसा लगा जैसे कि उसे कोई जीने की आस मिल गई हो। उसने दौड़कर विराट को उठाया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे बाहों में भरकर निधि जोर -2 से रोने लगी। उसे खुद को नहीं पता था कि वो इतना रो क्यों रही थी। रेड अलर्ट एक्टिवेट होने पर सभी मिलिट्री कैंपस में मैसेज भेज दिया गया था कि रेडन ग्रह पर हमला हुआ है। सभी मिली ऑफिसर टेलीपोर्ट होकर पृथ्वी ग्रह पर आने लगे थे। निधि विराट के गले ही लगी हुई थी कि तभी वहां ऑफिसर्स टेलीपोर्ट होने लगे। सबसे पहले वानी अपनी टीम के साथ वहां पर आई। उसने देखा कि कोई लड़की विराट के गले लगकर रो रही है। ये सीन देखकर वानी को हल्की सी जलन फील हुई। वानी विराट के नजदीक जाकर बोली, आखिर हमें भी तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाओ। उसकी बात सुनकर जैसे ही निधि ने अपना फेस वानी की तरफ घुमाया, वानी तो उसे देखकर शॉक ही हो गई। वानी हकलाते हुए बोली, मिस निधि आप। उसने सोचा नहीं था कि विराट की गर्लफ्रेंड इतने हाई स्टैंडर्ड की हो सकती है। वहां सभी खड़े विराट को आंखें फाड़कर देख रहे थे। अना भी वहां पर आ गया था। ये सब देखकर उसका तो गला ही सूख गया था। वो सोच रहा था कि यार ये लड़का आखिर चीज क्या है जो कि लड़कियां इससे ऐसे चिपटती है जैसे गुड़ से मक्खी। हो ना हो इस लड़के में कुछ तो बात है। जिस निधि से हम मिलना तो क्या बा उसकी एक झलक देखना भी हमारी औकात से बाहर है। वो मिस निधि द फेमस एरिस्टोक्रेट विराट के गले लगी हुई है। इस विराट से तो बचकर रहना होगा। जैसे ही वहां क्राउड बढ़ने लगा निधि ने विराट को अपनी बाहों में से छोड़ दिया और उसका हाथ पकड़कर वहां से निकल गई। उसे विराट से बहुत कुछ पूछना था। चलते -2 निधि ने विराट से पूछा कि तुमने अपने बारे में ना सोचकर मुझे क्यों बचाया। विराट ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें वहां कुछ हो जाता तो मैं ट्राई किस पर करता। निधि ने अपनी छोटी सी मुंह बनाकर उसे मारते हुए कहा, बदतमीज लड़के तुम कभी नहीं सुधरोगे। ऐसी सिचुएशन में भी तुम्हें फ्लर्ट करना सूझ रहा है। कोई और भी था जो उन्हें दूर से जाते हुए देख रहा था। ये और कोई नहीं बस जोया पाठक थी जो निधि को बिल्कुल अभी पसंद नहीं करती थी। और जब उसने निधि को इतना मुस्कुराते हुए देखा तो उसका खून जल गया। वो निधि को हंसते देख एक सेक भी बस्त नहीं कर सकती थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर उसको जान से मार दे, पर वो ऐसा कर नहीं सकती थी। निधि ने विराट से कहा, तुम उस हमले से कैसे बचे और उन दैत्य बीस्ट्स को तुमने मारा कैसे। विराट ने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या। मैंने तो अपनी लाइफ में एक चूहा तक मारा और तुम उस बीस्ट को मारने की बात कह रहे हो। अगर तुमने उसे नहीं मारा तो किसने मारा। विराट ने कहा कि मैंने जब तुमको धक्का दिया था तो एक भाला सीधा मेरे ऊपर आकर मुझे लगने ही वाला था। तभी एक ब्लूना आर्मर बैग दूर से बहुत तेजी से आया और उसने मुझे एक सेफ से कोने में बिठाया और उसके बाद एक ही मिनट में इन दैत्य बीस्ट को मारा डाला। उस पर एक क्रॉसबो था जो देखने में बहुत पावरफुल लग रहा था। उसने एक एरो उस बाहर से आते हुए बीस्ट को मारा। उस एरो के लगते ही उस दैत्य बीस्ट का सिर धड़ से अलग हो गया। उसके बाद वो बहुत ही तेज स्पीड से वहां से निकल गया। अभी विराट निधि को सारी बातें बता ही रहा था
तभी उन्हें एक वॉइस अनाउंसमेंट मैसेज सुनाई दिया। चिल्ड्रन अकेडमी पर हमला, 500 से ज्यादा चिल्ड्रंस की जान खतरे में है। आखिर जोया निधि से इतनी नफरत क्यों करती थी? क्या आने वाली मुसीबतों से विराट इस ग्रह को बचा पाएगा? आखिर चिल्ड्रन अकेडमी पर हमला किसने करवाया? क्या विराट इस परेशानी का हल निकाल पाएगा? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट जेके स्टोरी चैनल पर। आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी जेके स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो।